तो आज की इस वीडियो से हम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ हो रही है, जितनी भी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, उनको ऑब्जर्व करके, उनको समझ के, देख करके हम कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं वैज्ञानिक, और उसके आधार पर हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि अब ये चीज़ें आगे चलकर कैसे बिहेव करने वाली है, चीज़ें कैसे बदलने वाली है, उसका आगे फ्यूचर में वो कैसे बिहेव करने वाली है, उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी रूल्स, जितने भी नियम हमारे पास होते हैं, उन सब के लिए हमारे पास एक नेम है, और वो नेम है ये क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये चीज़ अगर यहाँ पर है, उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, और चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्लासिकल फिजिक्स में समझ सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर जा करके जो क्लासिकल फिजिक्स के हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो गड़बड़ाते हैं। वो कौन सी जगह है? एक, जब हमारे पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ लेते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलने लगते हैं, और वो स्पीड कितनी, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसके कंपेरेबल जब हो जाए, मतलब उसका 10%, 20%, जितना भी हो, उससे जब तुलना करने लायक हमारी स्पीड हो जाए किसी पार्टिकल की, तो हम बोलते हैं कि अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसको हम हाई स्पीड की कैटेगरी में डालते हैं। और वहाँ पर जा कर के अगर हम अपने क्लासिकल फिजिक्स लगाए, न्यूटन की गति के नियम लगाए, तो वहाँ पर जा कर के हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, चीज़ें गड़बड़ आ जाती है। तो वहाँ पर उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो है रिलेटिविटी, जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। और दूसरी जगह है जहाँ पर जा कर के क्लासिकल फिजिक्स गड़बड़ाती है, और हमें चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, एक हद तक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने होते हैं। तो वो होती है जब पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। कितना छोटा? जितने कि हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, उस लेवल तक जब साइज छोटा हो जाए, तो भी क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट्स जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो उस जगह पर उस चीज़ को जो सोल्व करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। और अब आगे जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसी कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स थी जहाँ पर हमारे क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट्स काम नहीं कर रहे थे, और कैसे क्वांटम फिजिक्स ने आ करके उनको सोल्व किया, कैसे उन चीज़ों को हमने समझा। तो बेसिकली अगर आप इस बुक से परिचित है, या आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये वीडियो सीरीज, ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम प्रॉब्लम्स थी जिनको, कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स जिसका हमारे बुक्स में डिस्कस किया गया है कि उनमें क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हो रहा था, और क्वांटम फिजिक्स ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों की जिनको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाए। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। क्लासिकल फिजिक्स यही नहीं समझा पाए कि एटम्स जो है वो स्टेबल कैसे होते हैं। मान लिया अगर हम एग्जांपल ले हाइड्रोजन एटम का, उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, प्रोटॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन लगातार गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की लगातार चेंज हो रही है। और जब कोई चीज लगातार गोल घूमती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज बन जाता है। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एल, जो भी हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, जब भी चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा रेडिएशन एमिट करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल करता भी है। अगर हम देखें, अगर हम हाइड्रोजन गैस ले किसी ट्यूब में और उसको हम गर्म करें, हीट करें, तो कुछ लाइट आती है विजिबल रेंज में, कुछ रेडिएशन आती है,
लेकिन कंटिन्यूअसली जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कंटिन्यूअसली इनके हिसाब से उसको रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल 4 वेवलेंथ की रेडिएशन उसमें से निकलती है विजिबल रेंज में, वो है 410 नैनोमीटर की, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट उसमें से निकलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम घूम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी। तो एक टाइम पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के ऐसे आकर के एंड में इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन में समा जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एटम्स स्टेबल ही नहीं होने चाहिए। और जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो पाया कि करीब 10⁻12 सेकेंड्स में एटम खत्म हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जा करके नाभिक में गिर जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फिर भाई मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे एटम्स तो स्टेबल है। अगर वो एटम्स स्टेबल नहीं होंगे तो हाउ विल आई एग्जिस्ट, ये कुछ भी जो चीज होगी एग्जिस्ट कैसे करेगी अगर एटम्स स्टेबल नहीं होंगे। तो इस चीज को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो समझा नहीं पाई। इसका 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 तीनों चीजों का एक ही सॉल्यूशन है जो निकल के आएगा क्वांटम फिजिक्स से, मर जा। दूसरी चीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अगर कोई मेटल सरफेस है, इसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में शायद हम पढ़ रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है उस पर लाइट पड़ती है और हम उसके साथ प्रॉपरली अपना गैल्वेनोमीटर वगैरह जोड़े तो हमको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो ये भी एक घटना थी जिसको समझ नहीं पा रहे थे साइंटिस्ट कि क्या हो रहा है, कि क्या लाइट जो है वो करंट बन जा रही है। तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें पता चला कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल सरफेस से निकल कर जाते हैं और जिनकी वजह से करंट होता है, करंट जो है सर्किट में बहता है, फ्लो करता है, राइट। और इसको भी समझने में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं अपनी लाइट की तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर आपने एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट डाल ली, मान लिया आपने इंफ्रारेड लाइट डाल दी, और इंफ्रारेड लाइट से तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होता है। ये भी चीज उनको समझने में प्रॉब्लम होती कि अगर हमने वेवलेंथ को ज्यादा बढ़ा दिया, इंटेंसिटी चाहे मर्जी कितनी कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर घंटा नहीं आएगा, कुछ बार नहीं आएगा। तो इन चीजों को समझने में उनको प्रॉब्लम होती कि क्यों इंटेंसिटी बढ़ाने पर लाइट की इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है। और एक फिक्स्ड वेवलेंथ से ज्यादा अगर हमने वेवलेंथ कर दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, बैठे रहो, इंतजार करो। और तीसरी चीज जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, इसको समझते हैं, पहले समझते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक कोई भी चीज है, अगर यहाँ पे उस पर जितना रेडिएशन पड़ रहा है उसका कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो जितना रेडिएशन इस पर पड़ रहा है, जितने को ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतने को ये एमिट भी कर रहा है। अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं तो इसका जो एमिशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा रेडिएशन एमिट करने लगेगा। ओके, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल एक बॉडी है, अगर उस पर जितना भी रेडिएशन पड़ेगा उसको सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट कर देगा। तो जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो एक परफेक्ट एमिटर होता है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है। अच्छा, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब, अगर हम देखें किसी भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करें, अगर आपने कभी देखा भी हो तो कभी आयरन वगैरह को जब गर्म करते हैं तो पहले उसका कलर जो है चेंज होने लगता है, वो लाइट जो है एमिट करने लगता है। पहले धीरे धीरे रेड, फिर ऑरेंज, येलोइश और वाइटिश की तरफ, सफ़ेद सफ़ेद होने की तरफ उसका कलर बढ़ता है, यानी वो जो है रेडिएशन एमिट करने लगता है। अब रेडिएशन कैसे एमिट करता है और उसका स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है, इस चीज़ को क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असफल रही। मान लिया, देखो इसको आप ऐसे समझेंगे
कि अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें ये न्यू फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर है कुछ यू न्यू, आप समझ सकते हैं यू फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कुछ वगैरह ये है, और इसका अगर ग्राफ देखूं मैं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। अब ये जैसे जैसे न्यू बढ़ रहा है इस साइड को, और एक फिक्स टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर टी पर कितना रेडिएशन हो रहा है, तो ये इस ग्राफ से हम पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है, एक्सपेरिमेंट से इस ऐसा ग्राफ आता है। अब क्लासिकल फिजिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, अगर क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें कि कैसे किसी ब्लैक बॉडी को रेडिएशन एमिट करना चाहिए, तो उनका कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा था। ये जो है रेले जीन्स, इन्होंने एक रेडिएशन फॉर्मूला दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और उनका कुछ इस तरीके का ग्राफ था। तो और जैसे जैसे मतलब हमारा रेडिएशन जो है यहाँ से बढ़ने के बाद ऐसे घटना चाहिए था, लेकिन इनका क्या हो रहा, बढ़ता ही जा रहा था। तो इस साइड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इस साइड यूवी स्पेक्ट्रम आएगा, और इस घटना को उस टाइम पे बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ग्राफ जो है समझा ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, कि रेडिएशन चलना कैसे चाहिए और कैसा इनका ये ग्राफ बन रहा है। तो ये तीन जो है मेन प्रॉब्लम्स थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको क्या है हमारी क्लासिकल फिजिक्स समझा नहीं पा रही थी। इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन था हमारे पास, और वो सोल्यूशन हमको दिया मैक्स प्लांक ने 1900 में। और आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे वो सोल्यूशन क्या था। सोल्यूशन क्या था कि इन सब की सब घटनाओं में क्लासिकल फिजिक्स ने ये माना हुआ था कि जो एनर्जी जो है मेरी वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी उन्होंने समझा था कि जब लाइट उस पर पड़ रही है तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से एनर्जी लेकर वो मेटल से बाहर निकलता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी उन्होंने समझा था कि ब्लैक बॉडी पर अगर रेडिएशन पड़ रही है तो वो कंटिन्यूअसली उसको एब्जॉर्ब करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएशन के रूप में एमिट करता है। और इसी वजह से हम लोग इन सब चीज़ों को समझने में असफल रहे। इसके बाद मैक्स प्लांक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भी एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूअसली एमिटेड नहीं होती, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आप ऊर्जा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आप ऊर्जा एमिट कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी एनर्जी होगी वो हमेशा रेडिएशन में एच न्यू का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज जहाँ n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे। यानी अगर आपकी एनर्जी होगी तो या तो NH न्यू होगी, H न्यू होगी, या 2H न्यू होगी, 3H न्यू होगी, 10H न्यू होगी, 1000 H न्यू होगी, उसके बीच में नहीं हो सकती है। अगर आपको एनर्जी लेनी है या एमिट करनी है, एब्जॉर्ब करनी है, तो H न्यू एनर्जी तो आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, H न्यू एनर्जी तो रेडिएशन आपको एमिट करनी पड़ेगी, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा चाहिए तो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करना पड़ेगा। और जब ये चीज़ आई तो इस चीज़ का यूज करके हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को भी समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी समझा। इस चीज़ का यूज करके जब प्लांक ने अपना रेडिएशन लो दिया तो वो इस चीज़ से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा था। और चूंकि हमारे सिलेबस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में है नहीं इतनी चीज़, इसीलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि प्लांक का रेडिएशन लो क्या और कैसे कैसे ये चीज़ हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समझने के लिए हम चीज़ ऐसे बना रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज थी। एक चीज और थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, हम पहले बता नहीं सकते थे कि किस वेवलेंथ पे एनर्जी कितनी है रेडिएशन की,
अब बता सकते हैं कितनी होगी, इक्वल टू एच न्यू से, और न्यू होती है मेरा सी बाई लैम्बडा। तो इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी होगी वो अब हम बता सकते हैं प्लैंक के हाइपोथेसिस की वजह से, कि एनर्जी जो है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के दिखे, अब इस चीज का यूज करके बोर ने हाइड्रोजन एटम को, और कह सकते हैं एटमिक एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे नहीं चल सकता कि किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में होता है जिनमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो NH/2 के बराबर हो, यानी एंगुलर मोमेंटम H/2 का पूर्ण गुणज हो, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मेरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और अगर उसको, इन ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जब तक इन ऑर्बिट्स में है तब तक वो रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब, सॉरी, वो रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। अगर उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो एक लोअर एनर्जी के ऑर्बिट से हायर एनर्जी के ऑर्बिट में जा सकता है, और फिर रेडिएशन को एमिट करके फिर से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आ सकता है। लेकिन उसके बीच में नहीं रह सकता, कि अगर मान लीजिए यहाँ है मेरा इलेक्ट्रॉन और उसको यहाँ जाने के लिए एच न्यू एनर्जी चाहिए, और उसको H/2 एनर्जी का कोई फोटोन है वो आ रहा है, तो वो उसको एब्सॉर्ब नहीं करेगा, वो इस यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा। तो इस चीज को समझाते हुए हम एटम्स की स्टेबिलिटी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं, जहां पर वो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी कंटिन्यूसली कम नहीं होती है, और उस वजह से एटम्स जो हमारे स्टेबल होते हैं। मैं अभी उसी वजह से स्टेबल हो जिंदा हूँ, ठीक है, और जो भी चीज़ हमारे पास है वो इसीलिए है। तो इस चीज़ से हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी फोटोन आता है तो उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। अगर वेवलेंथ हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और कम एनर्जी अगर उसके वर्क फंक्शन से भी कम हो गई तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और चूंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ सकती, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से जो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। वो किससे बढ़ती है, आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, यानी लैम्बडा को आप कम करना होगा। उसके बाद आप कम इंटेंसिटी की भी लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, कम होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है, वो डिपेंड करती है फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे। फोटोन की वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी फोटोन की ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हम तभी समझ पाए, प्लैंक अपना रेडिएशन लो तभी देखा है जब उन्होंने इस चीज को माना कि जो मेरे रेडिएशन जो एमिट होता है या एब्सॉर्ब होता है वो एच न्यू का एक पूर्ण गुणज होता है। तो इस चीज को यहाँ पर ये जो कहा पूर्ण गुणज, और इसको जो मेरा उन्होंने कहा कि रेडिएशन जो है वो एच न्यू के रूप में चलता है, उसको उन्होंने उस टाइम नाम दिया था क्वांटा, कि ऊर्जा का पैकेट, एनर्जी का पैकेट। अगर हम अपने भाषा में समझे तो इलेक्ट्रो एनर्जी जो है हमारी वो क्वांटास के रूप में ही चलती है। मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, ठीक है। तो एनर्जी हमारी जो कि एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट इस रूप में चलेगी। और ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने एनर्जी को क्वांटाइज्ड कर दिया। ऐसे चीजें जो होगी मेरी क्वांटाइज होगी, कि उनकी जो वो होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी, उसकी ही मल्टीपल गुणज जो है, गुणज होता है मल्टीपल्स, वैसे थोड़ी बहुत हिंदी भाषा भी आ जाती है, तो उसी के रूप में मेरी एनर्जी हो सकती है। क्लासिकल फिजिक्स में चीज़ों को हम कंटिन्यूस मानते हैं, यानी अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी पोजीशन बदल रही है, तो हम मानते हैं कि वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कुछ अलाउड वैल्यू होती है जिनमें हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जा सकते हैं, उनके बीच में नहीं रह सकते। अगर किसी चीज़ की पोजीशन की बात करें तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू से दूसरे जो अलाउड वैल्यू है उनके बीच ही जा सकती है, लेकिन उनका गैप इतना कम होता है कि हमको रियल वर्ल्ड में वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बहुत
कम उनका गैप होता है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में उसका फर्क पड़ता है। सब एटॉमिक लेवल पर जब हम जाते हैं तो उन चीजों का फर्क पड़ता है, हमको फर्क दिखता है। क्वांटम फिजिक्स की जो दुनिया है वो हमारी जो हम ऑब्जर्व करते हैं उस दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं अलग ही प्रकार से वो दुनिया ऑपरेट करती है। वहां पर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन पूछ नहीं सकते कि बताओ मुझे इस टाइम पर ये पार्टिकल कहाँ पर मिलेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे अभी बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मिलेगा कहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसका कुछ आंसर ही नहीं है। रियलिटी में आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स उसका आंसर नहीं दे सकती और क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स उसका आंसर दे देगी, ऐसा नहीं है। उसका आंसर है ही नहीं। अगर आप उसकी पोजीशन को पता करोगे तो उसकी वेलोसिटी को उस क्षण आप पता नहीं कर सकते। और वास्तव में चीजें जो है मिक्स्ड स्टेट में रहती है, पोजीशन की मिक्स्ड स्टेट, यानी उसकी पोजीशन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज अगर हमने सर्टेन कर दी तो दूसरी चीज में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है, दूसरी चीज पूरी तरफ से अनसर्टेन हो जाती है। एक फिनोमिना है, कहीं कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला। ये दिया था एरविन श्रोडिंगर ने, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके इक्विवेलेंट जो क्वांटम फिजिक्स में हमारी इक्वेशन चलती है वो उन्होंने दी, और उसी के आधार पर क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ी। उसमें क्वांटम फिजिक्स के डेवलपमेंट में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आगे जाकर उन्होंने एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट दिया जो कि क्वांटम फिजिक्स के रिजल्ट को बिल्कुल, अगर हम अपनी समझ से देखें तो बहुत ही अजीब सिद्ध करता है। जैसे कि उनको, उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, श्रोडिंगर्स कैट के नाम से, श्रोडिंगर्स कैट का थॉट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने एक बॉम्ब रख दिया और एक कैट रख दी। अब उस बॉक्स को बंद कर दिया, और अगर बॉक्स में बम फटेगा तो कैट मरेगी, ये पक्का है, और नहीं फटेगा तो कैट, बिल्ली नहीं मरेगी। अब हम बाहर है, हमको पता नहीं चल सकता कि बम फटा या नहीं फटा, टाइम हो गया जब बम के फटने का, लेकिन हम बाहर है। अगर हम बॉक्स को खोल कर देखेंगे तो हमको पता चल सकता है, पता चल जाएगा। अगर बम फटा होगा तो बिल्ली मर गई होगी, बम नहीं फटा होगा तो बिल्ली नहीं मर गई होगी। ये हमारी सिंपल समझ कहती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब तक आप बॉक्स को खोलते नहीं हो, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं कर लेते हो कि बिल्ली मरी है या जिंदा है, तब तक वो जिंदा होने की और मरने की एक मिक्स्ड स्टेट में दैट वो पूर्ण रूप से ना जिंदा है ना मरे, वो एक मिक्स्ड स्टेट में है। और जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप फोर्स करते हो इस चीज को कि अब या तो वो मरेगी या जिंदा है, क्योंकि वो मिक्स स्टेट से उसके प्योर स्टेट में, या तो प्योर जिंदी है वह या प्योर मरी गई है। उसकी मिक्स स्टेट को हम फोर्स करके ऑब्जर्वेशन करने से हमारे वो प्योर स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो मरी गई है या जिंदी है। तो बहुत ही अजीब लगती है क्वांटम फिजिक्स की जो दुनिया होती है, क्वांटम फिजिक्स की समझ रियलिटी से। लेकिन हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे, जितनी भी हमारी मेरी कैपेबिलिटी है एक्सप्लेन करने की, और आपकी जो समझ है, यहाँ के अलावा भी आप अलग अलग जगह देखिए, बुक्स पढ़िए अपनी, और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मुझसे जितना होगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल अपने जैसे किताब से पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे होंगे। आज का ये वीडियो में ज़्यादातर हम फिजिक्स में टेक्निकल डीप डेप्थ में नहीं गए, केवल एक चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि कैसे कैसे हमारी क्वांटम फिजिक्स जो है वो आई है, क्लासिकल फिजिक्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगर जिंदे बंदे रहे। नमस्कार।